डिविडेंड डिविडेंड को हिंदी में लाभांश कहा जाता है, यानी कि लाभ का अंश। किसी कंपनी को जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में उन प्रॉफिट्स को बांट देती है। जब इन प्रॉफिट्स को बांटा जाता है, तब इनको डिविडेंड का बांटना कहा जाता है। डिविडेंड का मतलब उस अमाउंट से होता है जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है शेयर होल्डर्स के बीच में एक कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में से। डिविडेंड जनरली पे किए जाते हैं पेड अप कैपिटल पे, यानी कि जो कैपिटल पेड अप है उसी के बेस पे डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टर्म डिविडेंड ली गई है लैटिन वर्ड डिविडेंडम से, जिसका मतलब होता है ऐसा कुछ जिसको बांटा जाएगा। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? तो डिविडेंड के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, उसके अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंगली। आमतौर पर किसी कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कंपनी में शेयर रखते हैं अपना, और उस शेयर के अनुसार ही उनको लाभ मिलता है, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप से मिल सकता है, जैसे कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड तब कहा जाता है जब ये डिविडेंड कैश में यानी कि नकद में दिया जाता है। नकद का मतलब यहाँ पे चाहे कैश से दिया जाए या चेक से दिया जाए या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो शेयर होल्डर के अकाउंट में, वो कैश डिविडेंड कहलाता है। ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल या रेगुलर डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड तब कहा जाता है जब ड्यूरिंग द ईयर इस डिविडेंड को दिया जाता है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंपनी का जब वर्ष का प्रारंभ होता है और उसके वर्ष के अंत तक, तो लाभों का पता तो चलेगा वर्ष के अंत में, लेकिन कभी कभी कंपनी को अनुमान होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये अनुमान होता है कि कंपनी के लाभ अच्छे हो रहे हैं और कंपनी अपने इस ईयर के मिड में भी, फाइनेंशियल ईयर के मिड में भी, दो जो एजीएम होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनके मिड में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। ये मिड में ही पे भी कर दिया जाता है, इसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और ये रेगुलर डिविडेंड्स पे कोई असर नहीं डालता है। नेक्स्ट है फाइनल या रेगुलर डिविडेंड। ये वो डिविडेंड होता है जो रेगुलरली साल के लास्ट में दिया जाता है नियमित तरीके से। अमाउंट इसकी कम ज्यादा हो सकती है, इसका मतलब कोई फिक्स होना नहीं है। इसका मतलब यह है कि रेगुलर आधार पे, नियमित आधार पे वर्ष समाप्त हो जाता है, प्रॉफिट का पता चल जाता है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रपोजल रखते हैं, प्रपोज डिविडेंड बताते हैं, और प्रपोज डिविडेंड जब पास हो जाते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग में तो वो बांटे जाते हैं। ये रेगुलर डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड होते हैं। देन होता है स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड एक नॉन रिकरिंग टाइप का पेमेंट होता है। ये आमतौर पे रेगुलर डिविडेंड में जोड़ करके दिया जाता है। कभी कभी जब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं तो जो नियमित लाभांश है उसके अलावा प्लस करके ये डिविडेंड दे दिया जाता है, और इसका ये पहले से पता रहता है, जब दिया जाता है उस समय ये क्लियर रहता है कि ये रेगुलरली नहीं मिलने वाला है, हर साल नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसको स्पेशल डिविडेंड कहते हैं। इसके बाद स्टॉक डिविडेंड या बोनस डिविडेंड। ये वो डिविडेंड होता है जब कोई कंपनी अपना कैश ना दे करके, कैश में डिविडेंड ना दे करके कंपनी अपने शेयर्स को पे करती है, यानी कि जो शेयर्स होते हैं वो इशू करती है उनको, शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, लाभ की बजाय उनको शेयर दे देती है, तो इसको स्टॉक या बोनस डिविडेंड कहा जाता है। नेक्स्ट होता है स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड क्या होता है? इसमें कैश देने की बजाय, जो कंपनी होती है वो एक तरह से एक प्रोमिसरी नोट देती है, यानी कि प्रोमिस करती है, एक सर्टिफिकेट देती है शेयर होल्डर्स को कि फ्यूचर में आप चाहें तो अपने ऑप्शन पे इसके बदले में शेयर ले सकते हैं। यह भी तभी यूज किया जाता है जब कंपनी के पास कैश की कमी होती है। प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड आमतौर पे सिक्योरिटीज के फॉर्म में या इन्वेंट्री या किसी एसेट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। मनी यानी कि कैश के अलावा अन्य किसी संपत्ति को जब डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है। भारत में आमतौर पे ऐसा डिविडेंड प्रचलित नहीं है। बॉन्ड डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड या डिबेंचर डिविडेंड वो डिविडेंड होते हैं जब कोई कंपनी डिविडेंड देते समय कैश देने की बजाय बॉन्ड या डिवेंचर दे देती है अपनी कंपनी के। तो जब अपने बॉन्ड या डिवेंचर दे देती है तो एक तो डिविडेंड तो बट गया, वो डिविडेंड के से तो कंपनी बांटने से बच गई, डिविडेंड की जगह पे बॉन्ड दे दिया। जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुए, प्रॉफिट में से डिविडेंड बनते थे, लेकिन कंपनी ने कैश यूज कर लिया अपनी एसेट बढ़ाने में या अन्य किसी काम में,
अब कंपनी कहती है कि भाई हम प्रॉफिट में से आपको कैश में तो डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, हम आपको बॉन्ड दे देते हैं इसकी जगह। तो जब बॉन्ड दिया जाएगा या डिबेंचर दिया जाएगा तो एक तरह से कंपनी अपने लिए एक परमानेंट लायबिलिटी क्रिएट कर रही है और उस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट देना होगा तब तक जब तक इसकी पेमेंट नहीं होगी, और फाइनली जब ये समय आ जाएगा बॉन्ड का या डिबेंचर का तब कैश में पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसके बाद है कंपोजिट डिविडेंड। कंपोजिट डिविडेंड तब कहलाया जाता है जब कोई कंपनी डिविडेंड कंबाइन करके देती है, यानी कि कुछ कैश दे देती है, कुछ बचा हुआ पार्ट के बदले में कोई एसेट दे देती है, तो कंपोजिट डिविडेंड कहलाता है। ऑप्शनल डिविडेंड, ऑप्शनल डिविडेंड किसी डिविडेंड को तब बोलते हैं जब ऑप्शन होता है शेयर होल्डर के पास ये चूज करने का कि वो चाहे तो कैश ले ले और वो चाहे तो स्टॉक ले ले और वो चाहे तो दोनों ले ले पार्ट पार्ट करके। इसके बाद है लिक्विडेशन डिविडेंड। लिक्विडेशन डिविडेंड दिया जाता है जब कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, समापन के समय में अगर कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं तो उनमें से जो डिविडेंड दिया जाता है वो लिक्विडेशन डिविडेंड कहलाता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब डिविडेंड पॉलिसी की अलग अलग टाइप हो सकते हैं। पॉलिसी का मतलब एक जनरल गाइडलाइन से होता है, यानी कि कंपनी पहले से एक गाइडलाइन फ्रेम करके रखती है जो मैनेजर्स को मदद करेगी जब वो डिविडेंड बांटेंगे। जब डिविडेंड बांटने से रिलेटेड डिसीजन लेंगे तो जो कंपनी की पहले से पॉलिसी बनी हुई होगी डिविडेंड पॉलिसी, वो उनको मदद करेगी इस बात में कि किस तरीके से डिविडेंड बांटे जाएं। तो एक तरह से ये सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। डिविडेंड पॉलिसी भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। स्ट्रिक्ट हो सकती है। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो कंपनी है वो स्ट्रिक्ट रहती है कि भी डिविडेंड हम कम देंगे, बहुत कम डिविडेंड देते हैं, ज्यादातर पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए बचा के रख लेते हैं। जो प्रॉफिट होता है उसका मैक्सिमम हिस्सा ये बचा के रख लेते हैं रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में, और जो पैसा कुछ कम बचता है उसको डिविडेंड के तौर पर बांट देते हैं। देन लिबरल, लिबरल पॉलिसी मतलब उदार पॉलिसी होती है। इसमें हाई डिविडेंड, यहाँ पे ज्यादातर जो प्रॉफिट्स होते हैं वो डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिए जाते हैं, कम मात्रा में ही पैसा बचा के रखा जाता है। देन स्टेबल, स्टेबल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जब एक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश की जाती है, एक स्थायित्व की कोशिश की जाती है। ये स्टेबिलिटी भी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। कांस्टेंट डिविडेंड हो सकता है। कांस्टेंट डिविडेंड का मतलब होता है कि अमाउंट कांस्टेंट कर दी जाती है पर शेयर के, एक शेयर पे हम 10 रुपए देंगे, जो शेयर की फेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, जो पेड अप वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, कि हम इस पे 10 रुपए पेमेंट करेंगे, या 10% कह लो। शेयर की वैल्यू पे जब 10% देगा तो वो कांस्टेंट डिविडेंड ही होता है, क्योंकि जो वैल्यू है शेयर की वो फिक्स है और उसी पे हमेशा डिविडेंड दिया जाता रहेगा। इसके बाद है कांस्टेंट पे आउट रेशियो। यहाँ पे कांस्टेंट पे आउट रेशियो का मतलब होता है कि जो अर्निंग्स जितनी होती है कंपनी, उसका एक डिसाइड करती है कि अर्निंग पर शेयर कितना है। मान लो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 50 रुपए है, और कंपनी तय करती है कांस्टेंट पे आउट रेशियो में कि हम जो 40% है वो डिविडेंड के तौर पे देंगे ईपीएस में से। तो ये जो शेयर है ये जो 40% है ये कांस्टेंट पे आउट रेशियो होगा। अब किसी साल ईपीएस 50 हो सकता है, किसी साल 60 हो सकता है, किसी साल 100 भी हो सकता है। अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगी, अर्निंग तो ज्यादा होगा, तो जितना भी होगा केवल उसका 40% ही दिया जाएगा हर साल, यानी कि जो अमाउंट है वो बदलती रहेगी, इसमें अमाउंट कांस्टेंट नहीं रहेगी पे आउट रेशियो के केस में। देन रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। इसमें क्या होता है कि कंपनी को जब हायर प्रॉफिट्स होते हैं तो जो एडिशनल डिविडेंड दिए जाते हैं वो रेगुलर डिविडेंड के साथ में ही दे दिए जाते हैं। ये भी एक पॉलिसी के फॉर्म में अपनाया जा सकता है। इसी को स्पेशल डिविडेंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट है सम अदर टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज। कुछ अन्य प्रकार की भी डिविडेंड पॉलिसी होती हैं, जैसे इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। जब कोई कंपनी डिविडेंड पॉलिसी में इरेगुलरिटी रखे, यानी कि देयर इज नो रेगुलर सिस्टम टू बी फॉलोड एंड द डायरेक्टर्स कैन डिसाइड ईच ईयर इन डिफरेंट वे। तो हर एक साल अलग अलग तरीके से वो डिविडेंड के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, तो इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी होती है। देन रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी होती है जब रेगुलरली जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है वो रेगुलर तरीके से साल के लास्ट में जो प्रॉफिट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट है नो डिविडेंड पॉलिसी। नो डिविडेंड पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जिसमें डायरेक्टर्स ये डिसाइड करके रखते हैं कि डिविडेंड देना ही नहीं है, चाहे प्रॉफिट कितना भी हो, और जितना भी प्रॉफिट होगा उसको कंपनी के डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा, कंपनी के फर्दर एक्सटेंशन के लिए लगाया जाएगा। जितने भी प्रॉफिट्स हो जाएंगे उनसे कंपनी अपनी एसेट्स बढ़ाएगी, अपना साइज बढ़ाएगी। नेक्स्ट है एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी। किसी डिविडेंड पॉलिसी को एक्टिव तब कहा जाता है जब जो कंपनी होती है वो डेलिबरेटली एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शेयर होल्डर्स में।
नेक्स्ट रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी वो डिविडेंड पॉलिसी होती है जब कंपनी ये नहीं देखती कि डिविडेंड कितना देना है, बल्कि ये देखती है पहले कि कंपनी अपने सारे खर्चे पूरे कर ले। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है यानी कि फिक्स्ड एसेट खरीदनी है तो उसके बारे में भी डिसीजन ले ले, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर ले, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट्स हैं उसके बाद अगर ये बच जाते हैं, इसका मतलब रेजिडुअल अर्निंग यानी कि अवशेष बच गए, सारे खर्चे बियर करने के बाद सब कुछ जो यूज कर सकते थे, रख सकते थे पैसा, वो सब रख लिया है, उसके बाद अगर बचता है तो डिविडेंड देंगे। इसको रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिविडेंड थ्योरीज। अब कुछ डिविडेंड थ्योरीज हैं, इनको डिविडेंड थ्योरीज या डिविडेंड के मॉडल भी कहा जाता है। ये जो थ्योरीज हैं ये बताती हैं कि क्या रिलेशनशिप है डिविडेंड पॉलिसी और एक फर्म की वैल्यू के बीच में, यानी कि ये जो थ्योरीज है ये बताने की कोशिश करती हैं कि डिविडेंड का जो डिसीजन है वो फर्म की वैल्यू को कितना प्रभावित करता है, और प्रभावित करता भी है या नहीं करता है, और डिविडेंड का जो डिसीजन है वो कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से उसको लिया जाना चाहिए। ये जो थ्योरीज हैं ये क्लासिफाई की जाती हैं दो कैटेगरीज में, एक होती है रेलिवेंस थ्योरीज, दूसरी होती है इररेलिवेंस थ्योरीज। जो रेलिवेंस थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि जो डिविडेंड की पॉलिसी होती है यानी कि डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिसीजन होता है वो रेलिवेंट होता है एक फर्म के वैल्यूएशन में। अगर हम डिसीजन अच्छा लेंगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ सकती है, फर्म की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि फर्म के शेयर्स की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर डिसीजन अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है फर्म की वैल्यू ना बढ़े और फर्म के शेयर्स की कीमतें गिर जाए। यानी कि यह जो डिसीजन है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक रेलिवेंट डिसीजन है, संबंध डिवीजन है। इररिलेवेंस थ्योरी ये कहती है, इररिलेवेंस थ्योरी कि कोई संबंध नहीं है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में और फर्म की वैल्यू में। आप डिविडेंड ज्यादा बांटिए, कम बांटिए, मत बांटिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फर्म के वैल्यूएशन में, शेयर की वैल्यू में। शेयर होल्डर समझदार होते हैं, उनपे इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है, ये इररिलेवेंस थ्योरी कहती है। अब रिलेवेंस जो थ्योरीज है इनमें हम जानते हैं जो मेजर थ्योरीज है उनमें एक है वाल्टर्स की थ्योरी यानी कि वाल्टर का मॉडल। तो पहला पढ़ते हैं वाल्टर का मॉडल। प्रोफेसर जेम्स ई वाल्टर, इनका आर्ग्यूमेंट है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो अफेक्ट करती है फर्म की वैल्यू को, यानी कि फर्म की कीमत को प्रभावित करती है। फर्म की कीमत को प्रभावित करने का मतलब है कि फर्म के शेयर की कीमत को प्रभावित करती है। जब फर्म के शेयर की कीमत घटेगी या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली फर्म की कीमत भी उसी के साथ ही साथ बढ़ेगी और घटेगी। ये मॉडल बेस्ड है इस रिलेशनशिप पे, रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटलाइजेशन रेट का है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कमाई की दर, यानी कि कंपनी में जो पैसा लगेगा कंपनी उस पर कितना रिटर्न कमाएगी, कितना प्रॉफिट अर्न करेगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है कि कंपनी में जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा जो कैपिटल के फॉर्म में लग रहा है उसका जो नॉर्मल अर्निंग का रेट है वो कितना होना चाहिए, वो उसकी कॉस्ट माना जाता है। जो एक्सपेक्टेड रेट है जो हर हाल में मिल जाना चाहिए, इसको कैपिटलाइजेशन रेट भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल, जो वॉल्टर का मॉडल है उसका ये मानना है कि अगर कंपनी के जो रिटर्न है यानी कि कंपनी जो रिटर्न कर रही है, जो कंपनी की क्षमता है, अगर वो कैपिटलाइजेशन रेट से ज्यादा है यानी कि जो रिक्वायर्ड रेट है अगर उससे वो ज्यादा है तो पे आउट रेशियो जो है वो जीरो होना चाहिए। मतलब इनका मानना ये है कि अगर कोई फर्म ज्यादा रिटर्न अर्न कर रही है इसका मतलब कंपनी ग्रोइंग है और उसमें हम जितना पैसा ज्यादा लगाएंगे वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगी, यानी कि उतना ज्यादा उसका ग्रोथ संभव है। जब ग्रोथ होगा तो उसका बेनिफिट भी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। इसलिए जो वाल्टर मॉडल है ये मानता है कि शेयर होल्डर ये चाहेंगे कि भी डिविडेंड दो ही मत आप, क्योंकि जो आप डिविडेंड दोगे उससे हम उतना कमा नहीं पाएंगे जितनी कंपनी कमा लेगी, क्योंकि कंपनी की कमाई की दर ज्यादा है। आर ज्यादा का मतलब है कंपनी की कमाई की दर ज्यादा है। तो शेयर होल्डर ये एंजॉय करना चाहेंगे कि जो डिविडेंड बनता है उसको मत दो शेयर होल्डर्स को, उसको कंपनी में ही लगा दो, क्योंकि कंपनी ज्यादा कमा लेगी। अगर शेयर होल्डर को मिलेगा तो हो सकता है वो 8% उससे अर्न कर पाते, लेकिन कंपनी की जो कमाई की दर है वो 12% है। जो रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी का वो 12% है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो 8% है। तो शेयर होल्डर कहेंगे अपने ही पास रख लो, 4% फालतू तो कमाएगी कंपनी जिसका हमें बेनिफिट मिलेगा, अल्टीमेटली शेयर तो हमारे ही हैं, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इससे जो कैपिटल गेन्स है वो प्राप्त होंगे शेयर होल्डर्स को। तो इसमें जो पे आउट रेशियो है, पे आउट रेशियो का मतलब होता है जितना प्रॉफिट है, जितना पर शेयर अर्निंग है उसमें से कितना आउट दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। अगर हम 100 में से 100 रुपए बांट देंगे तो पे आउट रेशियो 100%। अगर हम 100 में से 10 बांटेंगे तो पे आउट रेशियो 10%। अगर हम 100 में से कुछ भी नहीं बांटेंगे तो पे आउट रेशियो 0%। इसके बाद है वॉल्टर मॉडल का मानना है कि अगर आर यानी कि जो रिटर्न है कमाई की दर है, अगर वो किसी कारणवश कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे नीचे रह जाए,
ऐसा कब होगा? जब किसी कंपनी का जो बिजनेस है वो खराब हो जाएगा, उसकी अर्निंग बिगड़ जाएगी और कंपनी का जो बिजनेस है वो नेगेटिव ग्रोथ में चलता रहेगा, यानी कि वो लॉस करता रहेगा। तो ऐसे केस में कोई भी कंपनी कहेगी कि भाई जितना डिविडेंड आप दे सकते हो उतना 100% हमें ही दे दो, क्योंकि कंपनी तो उतना कमा नहीं रही है। जैसे कंपनी का मान लो 6% अर्निंग रह जाए या 5% अर्निंग रह जाए, तो एक तरह से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 8% है, यानी कि जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 8% है। शेयर होल्डर की जो कैपिटल की कॉस्ट वो कह रहा है कि मुझे 8% तो चाहिए ही चाहिए, इतना मेरा कॉस्ट है। अगर आप कंपनी मुझे दे दे तो मैं बाहर से कमा लूंगा इतना, तो लेकिन कंपनी कमा रही है 6%, तो वो कहेगा कि भाई ये तो मेरी जो कैपिटलाइजेशन रेट है, जो कॉस्ट है वही ज्यादा है, इसलिए जो डिविडेंड बन रहा है आप मुझे दे दो, कम से कम 2% फालतू तो कमाऊंगा, तो इसलिए जितना है 100% मुझे दे दो। तो यहाँ पे 100% पे आउट रेशियो रहता है। अगर आर बराबर के रहता है तो इनडिफरेंस है, यानी कि कोई डिफरेंस है ही नहीं और कोई भी पॉलिसी यूज की जा सकती है। मतलब मान लो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी 8% है और जो कमाई की दर है वो भी 8% है, मतलब कंपनी भी 8% ही कमाएगी और अगर शेयर होल्डर को वो पैसा मिल जाता है तो वो भी 8% ही कमा सकता है बाहर कहीं पैसा लगा करके। तो इसका मतलब हुआ कि अब इनडिफरेंस है, चाहे कंपनी रख ले इस पैसे को, चाहे डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को दे दे, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अर्निंग पे। तो ये वॉल्टर का मॉडल कहता है। वॉल्टर का जो मॉडल है इसकी कुछ अजम्पशंस है। इसकी अजम्पशंस है कि कंपनी यूज करती है रिटेन्ड अर्निंग्स को, ये मान के चलती है कि जो कंपनी है वो रिटेन्ड अर्निंग्स का यूज करती है अपने डेवलपमेंट के लिए। कंपनी का कांस्टेंट रिटर्न होता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका ये भी मानना है कि कंपनी को जो रिटर्न होता है वो कांस्टेंट रहता है, लगातार रहता है, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी परमानेंट होती है, फिक्स होती है। इसके अलावा इसकी एजम्पशन है कि कंपनी का कांस्टेंट ईपीएस होता है, जो अर्निंग पर शेयर है वो भी कांस्टेंट है और इसलिए कंपनी का जो डिविडेंड है वो भी कांस्टेंट है। इसके बाद कंपनी हैज ए वेरी लॉन्ग फ्यूचर, कंपनी का भविष्य काफी लंबा है। ये एजम्पशन है इस मॉडल की। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लैक ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, इसमें क्योंकि इस आधार पे कंपनी काम करती है कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में से जो पैसा बचाएगी उसी से कंपनी ग्रोथ करेगी, तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की कमी को मानता है, जबकि ये एक लिमिटेशन है कि ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी यूज होता है। लैक ऑफ कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न, अगली बात है कि जो कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न है, ये मान्यता है कि रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट है, लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, रेट ऑफ रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस का ये भी एजम्पशन है इस मॉडल का कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहती है, जबकि ये भी संभव नहीं है। मार्केट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अप डाउन होती रहती है, जिससे जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो भी बढ़ता घटता रहता है। नेक्स्ट है गॉर्डन मॉडल। अब गॉर्डन का मॉडल क्या कहता है? मायरन गॉर्डन जो है उन्होंने ये मॉडल दिया है और इसमें वो अज्यूम करते हैं कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करती है, यानी ये भी एक रेलिवेंस थ्योरी ही है, यानी कि रेलिवेंट है ये कंपनी के वैल्यूएशन से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन। ये मॉडल सिमिलर है वॉल्टर के मॉडल से, काफी हद तक मिलता जुलता है। ये मॉडल एज्यूम करता है कि जो फ्यूचर डिविडेंड है, यानी कि ये एक अलग बात है उससे, जो फ्यूचर डिविडेंड है वो भी अफेक्ट करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन को, इस मॉडल की ये भी मान्यता है। अब इसी मॉडल से रिलेटेड है, हम इसको बर्ड इन थ्योरी भी कहते हैं, बर्ड इन हैंड थ्योरी। बर्ड इन हैंड थ्योरी क्या है? ये गॉर्डन इन जॉन लिटनर ने डेवलप की है और इसमें वो मोदी, गिलियानी एंड मिलर का जो डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे इन दोनों थ्योरीज के बाद में। जब इररिलेवेंस थ्योरी डिस्कस करेंगे उस टाइम पे एमएम थ्योरी पे डिस्कशन होगा। तो ये जो थ्योरी है ये इसके अगेंस्ट बात करता है। क्या कहता है ये बर्ड इन हैंड थ्योरी? ये कहती है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा करंट डिविडेंड को चाहेंगे, करंट का मतलब सर्टेनिटी चाहेंगे, और क्योंकि वो लेस रिस्की होता है फ्यूचर डिविडेंड से, फ्यूचर डिविडेंड क्योंकि अनसर्टेन होता है। और ये जो पूरा प्रोवर्ब है बर्ड इन थ्योरी, वो इस पे एक कहावत है कि ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन द टू इन द बॉस, हाथ में आपके में जो एक बर्ड है वो अच्छा है झाड़ी में बैठे हुए दो बर्ड से, क्योंकि उनकी कोई गारंटी नहीं है, वो अनसर्टेन है, आप उनको पकड़ेंगे ऐसा संभव नहीं है, जरूरी नहीं कि आप दोनों को पकड़ पाओ, लेकिन एक बर्ड आपके हाथ में है वो सर्टेन है कि आपके पास है। ठीक वैसे ही जो शेयर होल्डर हैं वो ये चाहते हैं कि करंट में जो अर्निंग है वो मिल जानी चाहिए, यानी कि डिविडेंड प्राप्त करना चाहते हैं कैश में शेयर होल्डर, बजाय कैपिटल अप्रिसिएशन के, क्योंकि उनको पता है कि जो आज डिविडेंड उनको मिल जाएगा वो उनके हाथ में आ जाएगा, उसको प्रेफर करते हैं। ये सॉरी, ये जो गॉर्डन की अप्रोच है ये इसकी बात करती है, और ये क्यों बात करती है? अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि अनसर्टेन है फ्यूचर। अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, बात करते हैं।
गॉर्डन की थ्योरी की, इसकी जो एजम्पशन है वो है कि कंपनी यूज करती है केवल इक्विटी, इक्विटी का यूज करती है, एक्सटर्नल फाइनेंस का यूज नहीं करती है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिटर्न है वो कांस्टेंट है, और परपेचुअल लाइफ ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो लाइफ है वो परपेचुअल है, वो अनंत काल तक कंपनी चलती रहेगी। नो टैक्सेज, इनका मानना है कि इनकम पे कोई टैक्स लगता नहीं है। अब इस थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म है, और वो क्या है कि जो गॉर्डन का मॉडल है वो अज्यूम करता है कि कोई डेट यूज नहीं होता है, जबकि ये एप्लीकेबल होता नहीं है। आज की डेट में जितने भी बिजनेस होते हैं वो डेट का यूज जरूर करते हैं, लीवरेज यूज करते हैं, लीवरेज के बेनिफिट्स के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिटर्न कैन नॉट बी कांस्टेंट इन द रियल प्रैक्टिस, वास्तव में ऐसा संभव नहीं है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या जो आर है यानी कि रिटर्न है वो कांस्टेंट रह पाए। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स मॉडल, गॉर्डन के मॉडल के अकॉर्डिंग देयर आर नो टैक्स पेड बाय द फर्म, फर्म कोई टैक्स पे नहीं करती है, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। फर्म को टैक्स पे करने ही होते हैं, हर कंट्री में टैक्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनका पालन करना होता है कंपनी को। नेक्स्ट है इररेलीवेंस थ्योरी। अब इररेलीवेंस थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो इररेलीवेंट है, वो असंबद्ध है, यानी कि उसका फर्म की वैल्यूएशन से कोई संबंध नहीं है, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। आप डिविडेंड कम जान दो, कम बांटो, ज्यादा बांटो, उसका फर्म के वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी गिलियानी इन मिलर अप्रोच क्या है? अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच, जो डिविडेंड पॉलिसी है कंपनी की वो इररेलीवेंट है, और ये अफेक्ट नहीं करती है फर्म की वैल्यू को। ये अप्रोच कहती है कि कोई चेंज नहीं होगा फर्म के टोटल वेल्थ में या शेयर होल्डर्स वेल्थ में डिविडेंड डिसीजन की वजह से। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ये कैश इंक्रीज करेगा शेयर होल्डर्स के हाथ में, और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है तो ये शेयर की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कंपनी में रह जाएगा, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, इससे शेयर की कीमत बढ़ जाएगी, तो जो शेयर होल्डर है वो बराबर बेनिफिट में ही रहेगा। एजम्पशंस, इस थ्योरी की जो एजम्पशंस है वो क्या है? ये है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट अपने आप में परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब है कि उसमें मोबिलिटी बनी हुई है, शेयर डिवेंचर आप कुछ भी इशू कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स आर रैशनल, जो इन्वेस्टर होते हैं वो रैशनल है, समझदार है, विवेकशील है, वो सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं। देयर आर नो टैक्सेस, टैक्स लगते नहीं है। नो रिस्क और अनसर्टेनिटी, कोई रिस्क नहीं है या कोई अनिश्चितता नहीं है। और 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो पे आउट रेशियो वो 100% है, मतलब कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है उसका 100% कंपनी डिविडेंड में बांट देती है। अब इस थ्योरी की भी कुछ क्रिटिसिज्म है, और वो है टैक्स इम्पैक्ट, मतलब ये थ्योरी कहती है कि भी टैक्स नहीं लगता है, जबकि वास्तव में टैक्स का प्रभाव पड़ता है, और इसलिए ये इस थ्योरी की कमी है। डिजायर ऑफ करंट इनकम, अगली बात है कि करंट इनकम की डिजायर होती है शेयर होल्डर को, चाहे बेशक हम मान लें कि शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा तो कंपनी में रहेगा, शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, बट इससे कोई शेयर होल्डर उतना खुश नहीं होता है जितना कि कैश उसके हाथ में आएगा उससे। अनसर्टेनिटी, अगली बात है कि अनसर्टेनिटी बनी होती है, ये थ्योरी मानती है कि सर्टेनिटी है, निश्चितता है, कुछ भी अनसर्टेन नहीं है, जबकि वास्तव में अनसर्टेनिटी बनी होती है हर जगह। फ्लोटेशन कॉस्ट, इस थ्योरी का मानना है कि अलग से कोई कॉस्ट नहीं होती है, जबकि वास्तव में फ्लोटेशन कॉस्ट रहती है। जब भी आप शेयर इशू करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे, तो उनके इशू करने में जो खर्चे होंगे उन्हीं को फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी। अब है एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसी टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज सपोर्ट द हाइपोथेसिस, इनमें से कौन सी थ्योरी ऐसी हैं जो सपोर्ट करती हैं इस अवधारणा को, इस हाइपोथेसिस को, कि फर्म की डिविडेंड पॉलिसी कोई इफेक्ट नहीं डालती है फर्म के एसेट्स के वैल्यू पे। तो आप इसमें से सोचें कौन सा हो सकता है, उसके बाद में सही आंसर दूंगा, क्योंकि हम इसको अभी रीड कर चुके हैं, जस्ट अभी अभी पढ़ा है इसके बारे में। और ये जो सही जवाब है ऑप्शन सी, एम थ्योरी, मोदी गिलियानी मिलर थ्योरी, झारखंड पीजीटी कॉमर्स 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, विच इज नॉट द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इनमें से कौन सा डिविडेंड का एक फॉर्म नहीं है, रूप नहीं है? डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ है क्वेश्चन, ट्राई करें इसका आंसर। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जीरो डिविडेंड। जीरो डिविडेंड करके कोई डिविडेंड होता नहीं है, ऑप्शनल डिविडेंड होता है। जब ऑप्शन होता है जो शेयर होल्डर के हाथ में कि वो किस टाइप में लेगा डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड साल के मध्य में दिया जाता है। कंपोजिट डिविडेंड जब डिविडेंड कैश में या स्टॉक में या एसेट में मिला करके कंबाइन करके मिलता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एजम्पशंस ऑफ द एमएम मॉडल, यहाँ पे मोदी गिलियानी मिलर मॉडल या उनकी थ्योरी जो है उसमें कौन सा इनमें से एजम्पशन नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो जो गिवन एजम्पशंस है वो एक बार चेक कर ले। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, एक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, एब्सेंस ऑफ टैक्सेस।
ये एचटेट में आया हुआ है 2017 में ये क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% माना जाता है एमएम थ्योरी के केस में। नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें जो पूछा था वो पूछा था जो नहीं है इनमें से, तो ये एजम्पशन नहीं है बल्कि 100% है। नेक्स्ट है द बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। जो बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट है वो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप इनमें से किसके बीच में। एस्टेट में आया हुआ है 2019 में ये क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि रिलेशनशिप ये किस किस के बीच में करता है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, डिविडेंड इन अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता डिविडेंड को लेकर के इस रिलेशन को डिस्क्राइब करता है कि अनिश्चितता की वजह से डिविडेंड को पसंद करते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। वो चाहेंगे कंपनी अपने पास ना रखे, जो प्रॉफिट हुआ है हमें दे दे, हमारे हाथ में मिल जाए, वो निश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन। डिविडेंड आमतौर पे पे किया जाता है किस पे। ये केंद्रीय विद्यालय में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन पेड अप कैपिटल। जो डिविडेंड है वो आमतौर पे पेड अप कैपिटल पे किया जाता है। तो ये था आज का डिस्कशन। आप जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें। और ये जो थ्योरी है सारी, हम इसको चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं जो हमारी बुक में दिए हुए हैं पीजीटी कॉमर्स की में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी उसके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, लेकिन चैप्टर के साथ यहाँ पे अलग से हम इनको डिस्कस कर दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।